गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आप सभी का स्वागत है। तो मैं आज आपके सामने लेके आई हूँ, ये टॉपिक है पॉलिटी का, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग ये टॉपिक है। ठीक है, आज हम लोग फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने टाइप के फंडामेंटल राइट्स है। ठीक है, उसमें क्या क्या अमेंडमेंट्स हुए हैं। ठीक है, प्रोविजंस क्या क्या हुए हैं, उसमें क्या क्या सिग्निफिकेंसेस है। ठीक है, हम लोग डिटेल में फंडामेंटल राइट्स को पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, हम लोग पहले इंट्रो दे देते हैं, इसका इंट्रोडक्शन कि फंडामेंटल राइट्स क्या है। द फंडामेंटल राइट्स आर enshrined इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 12 to 35। जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में मेंशन है। ठीक है, जो कि आर्टिकल 12 से 35 में तक मेंशन है आपका। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अब जैसे आप देख रहे हो, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज डिस्क्राइब्ड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। जो हमारा पार्ट 3 है फंडामेंटल राइट्स के बारे में पूरे डिटेल में बताया गया है और डिस्क्राइब किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, पहले आप जान लो कि ये मैग्ना कार्टा क्या होता है। ठीक है, ये आपका मैग्ना कार्टा होता है द चार्टर ऑफ राइट्स इशूड बाय किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड इन 1215 was the first written document relating to the fundamental rights of citizen। ठीक है, मैग्ना कार्टा क्या है दोस्तों कि एक चार्टर ऑफ राइट्स है। चार्टर ऑफ राइट्स मतलब चार्टर मतलब ए रिटन स्टेटमेंट ऑफ द राइट्स। वो एक रिटन स्टेटमेंट है राइट्स का लिखा हो। ठीक है, ये जो चार्टर ऑफ राइट्स है हमारा रिटन स्टेटमेंट है। ठीक है, जो कि इशू किया गया था ये किंग जॉन के द्वारा, जो कि किंग जॉन के द्वारा, जो कि वो इंग्लैंड के किंग थे। ठीक है, सन 1215 में वो इंग्लैंड के किंग थे और उन्होंने ये चार्टर राइट्स को इशूड किया। ठीक है, was the first written document relating to the fundamental rights of citizen। जो कि ये पहला रिटन डॉक्यूमेंट था। ठीक है, रिगार्डिंग हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में बतलाता था। ये जो रिटन डॉक्यूमेंट था और जो कि हमारे सिटीजन्स के लिए बना हुआ था। ठीक है, होप सो आपको समझ में आ रहा हो कि ये हमारा फंडामेंटल राइट्स, जो हमारा ये टॉपिक निकल के आया है, जो ये वर्ड निकल के आया है, ये हमें यहाँ से मिलता है, इंग्लैंड से मिला है। ठीक है, जो कि हमारा मैग्ना कार्टा है। ठीक है, मतलब इन्होंने पहले शुरुआत किया था ये मैग्ना कार्टा के नाम से, ये फंडामेंटल राइट्स को शुरू किया था। और जो कि हमने ये जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है, ये बिल्स ऑफ राइट्स है। ये बिल्स ऑफ राइट्स से हमने लिया है, जो कि ये यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है, बोरो किया। ठीक है, वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स को बिल्स ऑफ राइट्स कहा जाता है। ठीक है, जो कि हमने बोरो किया है यूएसए से। और ये जो किंग जॉन है, इन्होंने ये पहले शुरुआत किया था ये डॉक्यूमेंट का, फंडामेंटल राइट्स का, सन 1215 में। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में देखते हैं कि ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो इंक्लूडेड राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा बना था, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उन्होंने जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाया हमारा, ठीक है, तो एट दैट टाइम हमारे जो फंडामेंटल राइट्स थे वो उस टाइम हमारे पास ओरिजिनली 7 फंडामेंटल राइट्स थे। ठीक है, और अभी कितने हैं? अभी 6 है। तो उस टाइम पे जो हमारा 7वां फंडामेंटल राइट था, जो कि हमारा राइट टू प्रॉपर्टी था। ठीक है, जो कि हमारा एक मौलिक अधिकार था, जो हमारा जन्म से ही मिलता है। हमारा ये मौलिक अधिकार, वो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी था, जो कि आर्टिकल 31 में लिखा हुआ था, मेंशन था। ठीक है, उसे क्या कर दिया गया? उसे रिमूव कर दिया गया। ठीक है, बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में हम ये रिवोक कर दिया गया, राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव कर दिया गया हमारे फंडामेंटल राइट से। और उसके बाद उससे क्या बना दिया गया? उसे लीगल राइट्स बना दिया गया। ठीक है, जो कि अंडर आर्टिकल, कौन से आर्टिकल में? 300A सेक्शन ए पार्ट 300A में पार्ट 12 में ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में उसे ऐड कर दिया गया एज अ लीगल राइट। ठीक है,
होप सो आप समझ गए हो। अब मैं आपको और थोड़ा सा डिटेल वे में बता देती हूँ कि फंडामेंटल राइट्स एग्जैक्टली है क्या। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स है मतलब हमारे मौलिक अधिकार, जो कि हमारे जन्म से ही, जन्म के बाद ही हमें मिल जाती है वो ऑटोमेटिकली। ठीक है, जो कि हमारे कुल मौलिक अधिकार हमारे पास 6 है। ठीक है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में रिटर्न है, लिखा हुआ पार्ट 3 में। ठीक है, देखिए, सम राइट्स आर फंडामेंटल टू आवर लाइफ, जो कि जरूरत है हमारे लिए, फंडामेंटल बहुत ही जरूरत है हमारे जिंदगी के लिए, हमारे लाइफ के लिए। ठीक है, इन फंडामेंटल राइट्स के बिना हमारा लाइफ मतलब बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है, समझ लीजिए, रहना हमारे लिए। तो आर गिवन स्पेशल स्टेटस, ये फंडामेंटल राइट्स को एक स्पेशल स्टेटस दिया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, जो कि ये आपका जो फंडामेंटल राइट, जो कि आपका मौलिक अधिकार है, ये दीज आर इन्फोर्सेबल बाय लॉ। मतलब इन्फोर्सेबल मतलब क्या होता है, विच इज जस्टिसेबल, जो कि जिससे हमको जस्टिसेबल मिले। अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन होता है, उनका हनन होता है, तो हमको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए हमारे पे प्रावधान है, जो कि इन्फोर्स किया जाता है लॉ के द्वारा, कि हमें उसके लिए जस्टिस मिले। अगर हमारे किसी भी छह में से किसी भी एक फंडामेंटल राइट्स या किसी 6 का हनन हो, तो हमें उसके लिए जस्टिस मिलेगा। ये मेक श्योर ये लिखा हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इसलिए इसको स्पेशल राइट्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको मैंने यहाँ बताया कि एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, उस टाइम पे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हमारा संविधान जब बना दिया, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना दिया, तो उस टाइम पे हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स है, जो कि हमारा राइट टू प्रॉपर्टी भी उसमें था शामिल। ठीक है, जो कि अभी लीगल राइट बन गया। ठीक है, तो अभी टोटल हमारे पास 6 टोटल फंडामेंटल राइट्स है। ठीक है, हमारे संविधान में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने आपको एक डायग्रामेटिक वे में थोड़ा लिख के बता दिया है इन शॉर्ट में, जिससे आप समझ सको कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स, हमारे जो मौलिक अधिकार है, इसमें वो कितने तरह के हैं। वो टोटल 6 तरह के। ठीक है, जिसमें आपका पहले आ जाता है राइट टू इक्वालिटी आता है। ठीक है, फिर राइट टू फ्रीडम आता है, फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आ जाता है आपका। ठीक है, फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आता है, कल्चरल एजुकेशनल राइट्स आ जाता है, और फिर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, जो कि आपका देखिए राइट टू इक्वालिटी आपका आर्टिकल 14 से 18 के बीच बताता है। ठीक है, हमारा जो मौलिक अधिकार है वो हमारा, जो कि हमारा मौलिक है, जो कि वो हमारा आर्टिकल 14 से 32 तक हमारा मेंशन लिखा गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, उस पर प्रावधान है। ठीक है, और ये हमारा जो राइट टू इक्वालिटी है, ये आपका 14 से 18 आर्टिकल बताता है। आपका राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से 22 तक बताता है। ठीक है, और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, ये आपके 23 से 24 आर्टिकल को बताता है। ठीक है, और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये आपके 25 से 28 बताता है, और कल्चरल एजुकेशनल राइट्स आपके 29 से 30 बताता है, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है आपका ये आर्टिकल 32 बताता है, जो कि ये आपका वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल राइट। ठीक है, जैसे कि ये हमारा जो BR अम्बेडकर जी थे, ठीक है, इन्होंने इससे हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का है, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का है। ठीक है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे मौलिक, हमारे बहुत ही वन ऑफ द मौलिक जो हमारा अधिकार है, उसमें से वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। ठीक है, मैं आगे आपको बताऊंगी डिटेल वे में कि ये कैसे इतना इंपॉर्टेंट है, और बाकी सब भी कितने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि हमारा पहला जो आपका जो राइट टू इक्वालिटी, जो आपका जो पहला राइट है, ये आपका क्या बताता है। ये आपका राइट टू इक्वालिटी, इसका मतलब क्या है, ये जो आपका आर्टिकल 14 से 18 है, ये आपका राइट टू इक्वालिटी के बारे में बताया गया। ठीक है, जिसमें आपका बतलाता है कि नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। हमें इक्वालिटी है, हमारा राइट टू इक्वालिटी है हमारा ये जन्म के बाद से ही, कि हमें नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट, हमें डिस्क्रिमिनेट
मतलब नहीं किया जाए किन ग्राउंड्स पे, यानी जो भी सिटीजन है, जो कि हमारे भारत में जो सिटीजन है, उनको किस ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेट हम लोग नहीं कर सकते हैं। रिलीजन के बेसिस पे नहीं कर सकते, रेस के बेसिस पे नहीं कर सकते, कास्ट के बेसिस पे नहीं कर सकते, सेक्स के बेसिस पे नहीं कर सकते, मेल हो या फीमेल या ट्रांसजेंडर, सबको सेम मौलिक अधिकार है हमारे देश में, हमारे कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। और प्लेस ऑफ बर्थ, इन चीज़ों से हमें हमें इनसे हमें राइट टू इक्वालिटी मिला हुआ है, जो पूरी तरीके से समान है हम सभी के लिए, हमारे सिटीजन्स के लिए, हमारे जो सिटीजन्स ऑफ इंडिया सबके लिए सब समान है, ठीक है। और ये हमारा आर्टिकल 14 से 18 में मेंशन है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, जो कि आपका बताता है इक्वल एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस। हमारे पास पूरा राइट है, पूरा इक्वल राइट है कि हम लोग एक्सेस कर सके पब्लिक प्लेसेस में, लाइक सिनेमा हॉल्स, ठीक है। सिनेमा हॉल से हम लोग जा सकते हैं। पब्लिक प्लेसेस जैसे रेलवे स्टेशंस, ठीक है, रेलवे स्टेशंस, पार्क, कहीं भी हम लोग कोई भी पब्लिक प्लेसेस में अपना एक्सेस ले सकते हैं, हम लोग कहीं भी फ्रीली जा सकते हैं, ठीक है। ये हमारा राइट टू इक्वालिटी है। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट बतलाता है पब्लिक जॉब्स। पब्लिक जॉब्स आपको ऐसे बताता है कि जैसे कि आपका गवर्नमेंट जॉब्स होता है, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं उस पर हमें ये प्रावधान मिलता है कि हमें इक्वल सब राइट टू इक्वालिटी के अंदर कि हमें इक्वल बेसिस पे जॉब अपॉर्चुनिटी मिले, ठीक है। जो कि कोई भी एग्जाम का जैसे आपका फॉर्म निकलता है, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स का, ठीक है, तो सबको ये राइट है कि सबको वो फॉर्म को फिल कर सके, सबको जाकर वो एग्जाम को लिख सके, और सबको इक्वल चांस मिलता है, सबके लिए इक्वल राइट्स रहता है कि उस एग्जाम को क्वालिफाई करने का। एग्जाम को क्वालिफाई करने का एक कट ऑफ होता है, ठीक है। वो कट ऑफ जो भी पर्सन एग्जाम दे, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, वो क्वालिफाई कर जाता है, वो उसे पूरा करता है, तो वो उस जॉब को पा लेता है, वो उस गवर्नमेंट नौकरी को पा लेता है, ठीक है। तो ये जो हमारा पब्लिक जॉब्स मतलब गवर्नमेंट जॉब्स, इस पे हमें राइट टू इक्वालिटी मिलता है, ठीक है, राइट टू इक्वालिटी मिलता है, जो कि हमारा आर्टिकल 14 से 8 में मेंशन है, ठीक है, जो कि राइट पब्लिक जॉब्स में सबके लिए इक्वल है, फीमेल, मेल, ट्रांसजेंडर सबके लिए इक्वल प्रावधान मिला है, क्योंकि हम लोग अब हमारे चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है आपका बैनिंग द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है। ये बैन करता है जो प्रैक्टिस होता है अनटचेबिलिटी का, छुआछूत, जैसे ये भेदभाव होता है छुआछूत का, कि ये लोअर कास्ट का पर्सन है, उसे आप नहीं छू सकते, हाई अपर कास्ट वाले इस तरह का भावना रखते हैं। तो इस तरह का जो चीजें, जो थिंकिंग है, जो माइंडसेट है, और जिस तरह का ये सब चीजें चला आ रहा है, ये सब पे बैन लगा हुआ है। मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज पे राइट्स दिया है, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हम लोग सब बराबर है, राइट टू इक्वालिटी के अंदर, जिससे आपको ये पूरा अधिकार है कि आप उसको समान रूप से ट्रीट करो, उसे इज्जत दो, ना कि उससे अनटचेबिलिटी जैसा ये छोटा तरह का सोच, जो ये नियम है जो चला आ रहा है, उससे बढ़ावा दो, ठीक है। इतना हम लोग समझते हैं राइट टू इक्वालिटी के द्वारा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, जो कि आपका है राइट टू फ्रीडम, ठीक है। राइट टू फ्रीडम मैं आपको बताने वाली हूँ। राइट टू फ्रीडम, आपका जो राइट टू फ्रीडम है, ठीक है, वो आपका आर्टिकल 19 से 22 के बीच में दिया हुआ है, ठीक है। जो कि आपका राइट टू फ्रीडम से आपका क्या समझ रहे हो? फ्रीडम मतलब आज़ादी, मतलब हमें हक है, हमें राइट है आज़ादी का हमारे, ठीक है। अब जैसे कि आप देख रहे हो, हमें राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हमें अपनी भावनाओं को दिखाने का, हम क्या सोचते हैं, हमारे क्या इमोशंस है, हमारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारा वो पूरा हक है कि हम उस चीज़ पे बोले, अपने पॉइंट को रखें और हमें पूरी तरह से एक्सप्रेस करें कि हम लोग क्या सोचते हैं और हम लोग क्या फील करते हैं। और आप ये कैसे कर सकते हैं, ये आपका बेस्ट एग्जाम्पल मैं देती हूँ। ये आपका एग्जाम्पल है
ये प्रेस और मीडिया, ये आपका बेस्ट एग्जांपल है प्रेस एंड मीडिया का। जैसे कि आप जानते हो कि प्रेस एंड मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे कंट्री में, ठीक है, कि कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और कैसे एग्जाम्पल देता है ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन का। जैसे ये प्रेस और मीडिया क्या है, ये हमें अपना पॉइंट रखता है, वो अपना अंदर, वो अपना एक्सप्रेशन, वो अपना बात बतलाता है कि आपको पूरा राइट है कि आप गवर्नमेंट पार्टीज, अपने सरकार पे किस तरह आप क्या सोच रहे हो, उस पर आप उसके लिए क्या भावनाएं रखते हो, पॉजिटिव भावना रखते हो या फिर नेगेटिव रखते हो। और हम लोग ये चीज़ कैसे दिखाते हैं, वो उनके काम पे दिखाते हैं कि हमारे गवर्नमेंट हमारे लिए, हमारे सिटीजन्स के लिए, हित के लिए वो पॉलिसीज, उस तरह की अच्छी पॉलिसीज इम्प्लीमेंट कर रही है कि, ठीक है। और ये जो भी हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, इम्पैक्ट होता है हमारा सोसाइटी पे रिलेटेड टू पॉलिटिक्स, हर चीज़ पे लेके, पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट, हर चीज़ को लेके, आपदा, डिजास्टर को लेके जितना भी सारा कवरेज है वो हमारे मीडिया, प्रेस और मीडिया बताती है। तो ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है और वो अपना व्यू पॉइंट रखती है और वो हर लोगों का जाके व्यू पॉइंट भी दिखाती है टीवी पे। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमें ये पूरा, यही एग्जाम्पल हमें पता चलता है राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि ये आप क्या बता रहा है, असेंबली इन पीसफुल मैनर। देखिए असेंबली इन पीसफुल मैनर एग्जाम्पल मैं देती हूँ। जैसे कि आपको पूरा राइट है, जैसे कि गवर्नमेंट एक पॉलिसी लेके आई, ठीक है, एक लॉ लेके आई, ठीक है, आपको वो लॉ पसंद नहीं आ रहा है, वो आपको ऐसा फील हो रहा है कि वो आपके हित में नहीं है, वो आपके ह्यूमन राइट्स, ये सब चीज़ों का ये आपको पसंद नहीं आ रही, आपको वो पसंद नहीं आ रहा, वो आपको पब्लिक के हित में, अपने फैमिली के हित में वो नहीं लग रही है, तो आप इसके लिए मान लो उसको प्रोटेस्ट करना चाहते हो, ठीक है। तो प्रोटेस्ट अगर आप करोगे, तो अगर आप प्रोटेस्ट करो, आपको पूरा राइट है कि आप प्रोटेस्ट करो, बट आपको वो पीसफुल मैनर में करना होगा। बोलते हैं ना, गांधी जी का प्रावधान पे चलना पड़ेगा, गांधी जी फॉलो करते थे, ठीक है। वो बिना कोई वेपन के, बिना कोई एग्रेशन के, हम पीसफुल मैनर में हमें प्रोटेस्ट करना है और हमें अपनी बात सरकार को पहुंचानी है। अगर हमें कोई भी उनकी पॉलिसी पसंद नहीं आती, तो ये इसी का मतलब ये होता है हमारा जो राइट है असेंबली इन ए पीसफुल मैनर। इससे यही पूरा बेस्ट एग्जांपल, इससे आप समझ सकते हो, ठीक है, कि पीसफुल असेंबली हम लोग कैसे असेंबल हो सकते हैं इन ए पीसफुल मैनर, ठीक है। मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री, और हम मूव फ्री थ्रू आउट द कंट्री, ठीक है, मतलब हमें पूरा राइट है कि हम लोग कंट्री में कहीं भी आ जा सकते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं, ठीक है, हम पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ठीक है। हम जैसे कि हमें जाना है, जैसे कि आप धनबाद में रह रहे हो, ठीक है, अब जैसे झारखंड के धनबाद में रह रहे हो, आपको जाना है रांची, तो आपको पूरा राइट है कि आप धनबाद से रांची ट्रैवल कर सकते हो, ठीक है। यही इसी का मतलब होता है मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री, ठीक है। इस पे आपका कोई मतलब रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ठीक है। लेकिन आपका रिस्ट्रिक्शंस है, मैं आपको बोलूंगी कि मौलिक अधिकार में ऐसा नहीं है कि एब्सोल्यूट है, इसमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, और मैं आपको ये आगे पढ़ाऊंगी कि हमारा ये रिस्ट्रिक्शंस किस चीज़ पे, ये हमारा किस ग्राउंड पे हमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस और हमारा ये मौलिक अधिकार को खारिज किया जाता है, जो कि हमारा इमरजेंसी के टाइम पे ये हमारा मौलिक अधिकार को खारिज किया जाता है, ठीक है। तो मैं आपको ये आगे बताने वाली हूँ, तब तक के लिए आप इसे समझ लीजिए पहले, ठीक है। अब आता है रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, हम लोग कहीं भी रह सकते हैं, रिसाइड मतलब रह सकते हैं, सेटल हो सकते हैं वहाँ पे, ठीक है, अपने किसी भी पार्ट में, ठीक है, हम लोग किसी भी पार्ट ऑफ द कंट्री में रह सकते हैं, ठीक है। जो कि जैसे कि आप देख रहे हो, जो बस हम पे कोई अनरिजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ना हो, ठीक है, हम लोग अनरिजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, अनरिजनेबल जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था एग्जाम्पल, पास्ट क्लास में, पास्ट क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि अनरिजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जैसे कि आपको बोला जाए आपका पैर को बांध दिया जाए, हाथ को बांध दिया जाए और आपको चलने बोला जाए, तो वो तो अनरिजनेबल हो गया ना, तो हमारी वो फ्रीडम को इंक्रोच करना हुआ, वो हमारी लिबर्टी को इंक्रोच करना हुआ। तो इसी से हम लोग ये समझ सकते हैं कि हमें रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, हम लोग कहीं भी रह सकते हैं फ्रीली, फ्रीडम से,
राइट टू फ्रीडम के अंडर। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन ट्रेड और बिजनेस। ये हमारा ये फ्रीडम ऑफ राइट है कि हम लोग कोई प्रोफेशन चूज सकते हैं। हम लोग डॉक्टर का प्रोफेशन चूज कर सकते हैं, हम लोग लॉयर का प्रोफेशन चूज कर सकते हैं, या फिर एज अ बिजनेसमैन, या फिर हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। ये हमारा ऑक्यूपेशन है कि हम लोग क्या पसंद करते हैं चूज करना हम अपने लाइफ में। ये हमारा राइट टू फ्रीडम के अंडर आता है। ठीक है, होप सो आपको समझ में आ गया और आपको ये राइट टू फंडामेंटल आपका क्लियर हो गया हो। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट फंडामेंटल राइट की ओर बढ़ते हुए मैं आपको नेक्स्ट फंडामेंटल राइट के बारे में बतलाना चाहती हूँ। ठीक है, जो कि आपका थर्ड फंडामेंटल राइट है, आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, ये हमें राइट देता है कि हम पे कोई एक्सप्लॉइट नहीं कर रहा हो, हम पे कोई शोषण ना कर रहा हो। ठीक है, ये हमारा एक्सप्लॉयटेशन पे हमारा राइट्स है, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट्स है, जो कि वॉयलेशन होने पे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये इन पे हम लोग जाके ये फाइल कर सकते हैं कि अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए फाइल कर सकते हैं। और रिट हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है वहाँ हमारे रिट जारी करेंगे कि हमारा जो फंडामेंटल राइट जो वायलेट हुआ है उसके लिए हमें क्या राहत मिले। और उसके बिहाफ में जिसने हमारा ये एक्सप्लॉइट किया है, हमारे फंडामेंटल राइट्स को ये वायलेट किया है, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। ठीक है, अब जैसे कि आप देख रहे हो आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन क्या बताता है, आपका ये आर्टिकल 23 से 24 के बीच बताता है। ठीक है, जिसे कि आप देख रहे हो इसमें आपका 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ये आपका प्रोविजन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग, ये आपका ये फर्स्ट पार्ट है। प्रोविजन ऑफ फोर्स्ड लेबर एंड बेगर, ये आपका सेकंड पार्ट है। प्रोविजन ऑफ चाइल्ड लेबर, ये आपका थर्ड पार्ट है। ये आपका 23 से 24 आर्टिकल में मेंशन है। ठीक है, जो आपके देखिए प्रोविजन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग, इसका मतलब क्या आता है कि प्रोविड किया गया है, ये हमारे मौलिक अधिकार है कि हमारे साथ ऐसा नहीं हो सकता और हम लोग ऐसा किसी के साथ भी नहीं कर सकते कि हमारा जो जैसे कि प्रोविजन ऑफ ह्यूमन राइट्स क्या होता है कि ये सेल, ये बेचना होता है ह्यूमंस को। सोचिए, मतलब एक ह्यूमन हो के आप ह्यूमन को बेच रहे हो, कितना अनह्यूमन है कि नहीं है। इसलिए ये हमारा ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट कहलाता है। ठीक है, तो एग्जांपल जैसे चाइल्ड, वुमेन, देखिए चाइल्ड्स को किडनैपिंग करके, वुमेन्स को किडनैप करके उन्हें बेच दिया जाता है। इसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग बोलते हैं। ठीक है, ट्रैफिकिंग ह्यूमन बोलते हैं जिसकी जो आपके लिए प्रोविजन है, जो आपको मना है सख्त कि आप ये नहीं कर सकते। जैसे ये जानते हो ये हमारे कंट्री में, ये बहुत कंट्री में कितना बड़ा मुद्दा बना हुआ है, चाइल्ड्स को किडनैप कर लिया जाता है। ठीक है, उनके बॉडी के पार्ट्स, ऑर्गन्स को बेच के पैसा कमाया जाता है और उनसे भीख मंगाया जाता है रोड साइड में। ठीक है, ये एक तरह से बिजनेस उनके लिए बन गया है जिससे वो फायदा उठाते हैं, जो भी इनके पीछे वो लोग होते हैं। और वुमेन्स को किडनैप करके उन्हें सेल कर देना, उन्हें प्रोस्टिट्यूशन में ढकेल देना, ये हम लोग देखते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग में। ठीक है, अब लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, जो कि आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन का सेकंड पार्ट है, जो कि आपको बताता है प्रोविजन ऑफ फोर्स्ड लेबर एंड बेगर। ठीक है, देखिए प्रोविजन ऑफ फोर्स्ड लेबर बेगर, देखिए फोर्स्ड जो लेबर और बेगर होता है, इसका बेस्ट एग्जांपल आपका बॉन्डेड लेबर। ठीक है, ये आपका बॉन्डेड लेबर। ये बॉन्डेड लेबर क्या होता है, देखिए जब वो पीपल देखिए जो पीपल है जो अपने आप को वो स्लेवरी में ढकेल देते हैं, अगेंस्ट किस चीज के लिए, वो उन्होंने कुछ लोन लिया होता है। ठीक है, जो पूरा नहीं दे नहीं पाते हैं और उनके जो पिता ने, दादा ने जो कुछ लोन लिया होता है वो उन्हें पूरा नहीं कर पाता, उनके वजह से उनके बच्चों को वो लोन वो पूरा नहीं कर पाता, इसकी वजह से उनको ये फेस करना पड़ता है और उनको स्लेवरी में जाना पड़ जाता है पर उस इंसान के पास जिससे उन्होंने लोन लिया होता है। ठीक है, इसी को बॉन्डेड लेबर बोलते हैं। ठीक है, जो कि हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में आता है, जो कि हमारा प्रोहिबिटेड है। ठीक है,
अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं जो कि प्रोविजन ऑफ आपका चाइल्ड लेबर है। ठीक है, चाइल्ड लेबर का मतलब क्या होता है? चाइल्ड, बच्चों पर शोषण। और बच्चों पर शोषण किस तरह का? जो कि आपके जो बिलो जो आपके 14 ईयर्स होते हैं वो आपके चिल्ड्रन, चाइल्ड कहलाते हैं। ठीक है, जो कि स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्टेड है, जैसे कि उन्हें कुछ काम कराया जाए बिलो द एज ऑफ 14। ठीक है, एग्जाम्पल में दे दीजिए उनको उनको जैसे कि माइंस पे काम नहीं करा सकते। ठीक है, कोई भी हजार्डियस एम्प्लॉयमेंट उनसे नहीं करा सकते। ठीक है, ये एक चाइल्ड लेबर हो जाता है। ठीक है, जो कि कानूनन अपराध, जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का वोलेशन करता है। तो यही हमारा प्रोविजन ऑफ चाइल्ड लेबर में बतलाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट फंडामेंटल राइट है वो आपका जो फंडामेंटल 4 है वो आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में बतलाता है। ठीक है, जो कि आपके ये आर्टिकल 25 और 28 में मेंशन है। ठीक है, अब देखिए, राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस, प्रोपगेट द रिलीजन ऑफ हिज हर चॉइस। इसमें देखिए राइट टू प्रोफेस, यहाँ बताया राइट टू प्रोफेस मतलब हमें पूरी आज़ादी है कि हम राइट है कि हम रिलीजन, कोई किसी भी रिलीजन को चूज कर सके, उसे प्रैक्टिस कर सके, प्रोपगेट टू रिलीजन ऑफ हिज हर चॉइस, उससे पूरी तरीके से अपना मान सके। ये सबको राइट है कि हम अपने रिलीजन को फॉलो कर सके। यही राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मतलब है। ठीक है, और किसी का ये हक नहीं है कि हमें रोक सके कि हम इस पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो ना करें। ठीक है, जो कि हमारा, और हमें अगर हमारा ये वॉलेट होता है, ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हमें किसी के द्वारा रोका जाए कि आप इस रिलीजन को फॉलो नहीं कर सकते, आप हमारे रिलीजन को फॉलो करो, तो ये हमारा फंडामेंटल राइट का वॉलेशन होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं जो कि आपका पॉइंट बता रहा है चेंज द रिलीजन ऑन हिज और हर ओन। देखिए ये इस सेकंड पॉइंट में आपको बता रहा है कि हमारे पास पूरा राइट है कि हम अपने रिलीजन को अपने मर्जी के हिसाब से चुन सके। ठीक है, हमारे पास इससे पूरा राइट है। अब पॉइंट थर्ड आपको बता रहा है बट नो वन फोर्स देम टू कन्वर्ट देयर रिलीजन, फोर्स, फ्रॉड, इंड्यूसमेंट। ठीक है, और किसी के पास राइट नहीं है कि फोर्सफुली कि उसका रिलीजन को कन्वर्ट किया जा सके। ठीक है, फोर्स किया जा सके या फिर फ्रॉड के थ्रू या इंडेसमेंट के थ्रू उसके रिलीजन को चेंज किया जाए। अगर ऐसा किया जाता है तो उसके फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन होता है। ठीक है, ये आपका राइट टू फ्रीडम होता है। ठीक है, और राइट टू फ्रीडम होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं जो कि आपका कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स है, जो कि आपका 5th फंडामेंटल राइट है। ठीक है, जो कि आपका बतलाता है कल्चरल एजुकेशन राइट्स आपका आर्टिकल 29 से 30 के बीच में है। ठीक है, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज। ठीक है, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हमें ये आज़ादी देता है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाइज किया गया है। ठीक है, कि जो कल्चरल एजुकेशन राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज है, देखिए हमारा मेंशन किया गया कि उनको जो माइनॉरिटीज है उनको कुछ कल्चरल एजुकेशनल राइट्स दिए गए। ठीक है, जिसमें वो अपने रिलीजन के एजुकेशन जो प्रोसेस, जो एजुकेशन का जो उनका पढ़ाने का तरीका है वो उसको फॉलो कर सके। ठीक है, वो कुछ माइनॉरिटी ग्रुप्स को दिया गया है। ठीक है, फिर राइट टू प्रोटेक्ट देयर डिस्टिंक्ट लैंग्वेज और कल्चर हैव अ राइट टू कंजर्व इट। और उनको जो कल्चरल एजुकेशन राइट्स में ये आपका जो राइट टू प्रोटेक्ट कर सकते हैं वो अपने डिस्टिंक्ट लैंग्वेज को, जो कि माइनॉरिटी लैंग्वेज है। ठीक है, वो और उसे अपने कल्चर को राइट टू कंजर्व, उससे बचा सकते हैं, उससे कंजर्व करके रख सकते हैं। ठीक है, अब आपका आ जाता है पॉइंट नंबर 3 जो कि बता रहा है ऑल माइनॉरिटीज हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। जो कि आपका जो माइनॉरिटीज है, ऑल द माइनॉरिटीज हैव राइट टू एस्टैब्लिश एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ देयर चॉइस। जितने माइनॉरिटीज है उसे राइट है कि वो स्टैब्लिश कर सके, मतलब बना सके और एडमिनिस्टर कर सके, वो अपने खुद का एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोल सके, उसे बना सके और अपने नियमों के हिसाब से उसे चला सके। ये हमारा कल्चरल एजुकेशन राइट्स है। ठीक है, होप सो आप समझ गए हो। ठीक है, ये वीडियो काफी लंबा हो रहा है। ठीक है दोस्तों,
आपको मैं फिर नेक्स्ट क्लास में आपको मैं ये आपको नेक्स्ट फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताऊंगी, जो कि आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, ठीक है। जो कि ये वीडियो बहुत ही लंबा हो गया है, ठीक है, तो इससे मैं अभी रोक देती हूँ। मैं आपको नेक्स्ट का सेकंड पार्ट में मैं आपका जो 6 फंडामेंटल राइट बच गया आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, जो कि आपका वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, वो मैं आपको फुली डिटेल में मैं उस वीडियो में बताऊंगी। और आपका जो बाकी जो टॉपिक लेफ्ट बचा हुआ मैं उस टॉपिक में कंप्लीट कर दूंगी, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।